मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ध्वनि के विभिन्न अभिलक्षणों के बारे में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये महत्वपूर्ण विषय है कि ध्वनि के अभिलक्षण को समझना, और इन अभिलक्षणों को समझते हुए हम आपसे चर्चा करेंगे इको के ऊपर, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर और साथ ही साथ मैक नंबर के ऊपर भी। इससे पिछली क्लास में आप लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा, और उससे पहले आपने तरंग यानी कि वेव्स और वेव मोशन के बारे में जानकारी आपको हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। फिलहाल ध्वनि के अभिलक्षणों में सबसे पहला अभिलक्षण है लाउडनेस यानी कि प्रबलता। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रबलता होता क्या है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ध्वनि का वह अभिलक्षण, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसके कारण ध्वनि व्यक्ति को तेज या मंद सुनाई पड़ती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति के पास तक कोई ध्वनि पहुंच रही है तो उसे या तो वो तेज सुनाई पड़ेगी या फिर धीमा सुनाई पड़ेगा। तो वो जो साउंड का कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिसके कारण कोई ध्वनि उसे तेज सुनाई पड़ती है या कोई ध्वनि उसे कम तेज सुनाई पड़ती है, धीमा सुनाई पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाउडनेस कहेंगे। और लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? लाउडनेस की यूनिट होती है फॉन। ये एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। लाउडनेस की यूनिट होती है फॉन, PHON, है ना। एंड इट इज इक्वल 1 डेसिबल एट 1000 हर्ट्ज, यानी कि 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की अगर ध्वनि है तो उस 1000 फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो 1 डेसिबल होगा, 1 डेसिबल होगा, उसे हम फॉन कहते हैं। ये वर्ड को ध्यान रखना है, फॉन कहते हैं। और इसकी एक बड़ी यूनिट ये होती है, उसको कहते हैं सोन, SONE, सोन, यानी कि 40 फॉन के बराबर एक सोन होता है। 40 फॉन के बराबर एक सोन होता है। तो ध्वनि का एक अभिलक्षण क्या हो गया? प्रबलता, यानी कि लाउडनेस। लाउडनेस मतलब क्या हुआ कि कोई ध्वनि हमें तेज सुनाई पड़ रही है या धीमी सुनाई पड़ रही है। तेज या धीमा होना ध्वनि का, ये उसकी लाउडनेस कहलाती है। आगे हम बात करेंगे लाउडनेस और इंटेंसिटी में रिलेशन क्या है। ध्वनि की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पर चर्चा करते हैं, जो है तारत्व। यानी कि तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे कि ध्वनि मोटी या पतली हमें सुनाई पड़ती है। अब ये ध्वनि का मोटी या पतली होना, यानी कि ग्रेव या श्रील होना, ये पिच पर निर्भर करता है। और देखिए, पिच का संबंध रहता है फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से। कैसे? तो जो पिच होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, यानी कि तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर आवृत्ति अधिक है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर, तो इसका मतलब हुआ पिच अधिक है। इसका मतलब पिच अधिक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब पिच अधिक है। और पिच अगर अधिक है, फ्रीक्वेंसी अगर अधिक है, तो ध्वनि पतली सुनाई पड़ेगी, यानी श्रिल, यानी कि पतली सुनाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर आवृत्ति कम है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस, अगर आवृत्ति कम है और पिच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पिच इज लेस, if the frequency is less then pitch is less, और ध्वनि मोटी सुनाई पड़ेगी। we will listen grave, यानी कि मोटी आवाज सुनाई पड़ेगी। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो बोलते हैं, उनकी आवाज का मोटा या पतला होना, ये, या किसी भी जानवर की जो आवाज आप सुनते हैं, उसका मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करेगा? पिच पर निर्भर करेगा। और पिच किस पर निर्भर करेगा? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, पिच अगर ज्यादा है, तो आवाज होगी पतली। और फ्रीक्वेंसी अगर कम है, पिच अगर कम है, तो आवाज होगी मोटी। अब इसको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं आप। जैसे एक मच्छर की आवाज, साउंड ऑफ ए मॉस्किटो, और एक लायन, एक शेर की आवाज, है ना। अगर आप लोग सुन सकते होंगे तो वैसे शेर की आवाज तो सुनना मुश्किल है, लेकिन मच्छर की आवाज तो सुने होंगे आप। तो अब इनकी दोनों को कंपैरिजन करके देखिए, क्या है कि जो शेर की आवाज आप सुनते हैं, वो आपको आवाज कैसी सुनाई पड़ती है? मोटी।
वो आवाज मोटी सुनाई पड़ती है, यानी कि ग्रेव। और ग्रेव सुनने का मतलब क्या हुआ कि शेर की आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, उसका पिच जो है वो कम है, तो आवाज कैसी सुनाई पड़ी? मोटी। और जब मच्छर की आवाज आप सुनते हैं जो रात में नींद में परेशानी डाल देता है, आपको सोने नहीं देता है वो मच्छर, तो वो जब आप उसकी आवाज सुनते हैं तो आप देखेंगे कि ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसके साउंड की, वो ज्यादा होती है और तारत्व यानी कि पिच भी ज्यादा होती है, और इसी कारण से वो ध्वनि पतली सुनाई पड़ती है। अब किसकी आवाज आपको ज्यादा परेशान करेगी? आपको शेर की आवाज ज्यादा परेशान करती है या मच्छर की? तो इसका जवाब कई बार आता है कि भैया ये जो ध्वनि पतली यानी श्रिल वाली जो साउंड है ना मच्छर की आवाज, वो ज्यादा परेशान कर देती है। और इसी तरह का साउंड में अंतर महिलाओं और पुरुषों के आवाज में भी होता है। ज्यादातर महिलाओं की आवाज कैसी होती है? पतली होती है, यानी कि उनकी तारत्व जो पिच होता है वो ज्यादा होता है, और पुरुषों की आवाज जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है और पिच जो होता है उसका कम होता है। अब ये इसमें कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ऐसी परिस्थिति जो है आपको देखने को मिलती। तो ये हो गया पिच। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है ना उसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ साउंड यानी गुणता। बहुत सिंपल सी बात है। कई बार ऐसा होता है कि आपको समान लाउडनेस यानी एक जैसा लाउडनेस और समान तारत्व की ध्वनि यानी इक्वल पिच की ध्वनि आपके कान तक पहुंच रही है, लेकिन फिर भी आप समझ जाते हैं कि यह आवाज किसकी है। किसकी आवाज है? कौन से जानवर की आवाज है? कौन से व्यक्ति की आवाज है? आपके किसी दोस्त की आवाज है या किसी अन्य व्यक्ति की आवाज है? आप कैसे समझ जाते हैं? जबकि दोनों का यानी कि जो लाउडनेस है और पिच तो एक जैसा है, तो फिर अंतर किस चीज का है? तो ध्वनि में वो अंतर क्वालिटी ऑफ साउंड का होता है। क्वालिटी ऑफ साउंड का होता है। जैसे कई बार आप जब वीडियो खोलते होंगे और आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ती है, अरे ये तो मिश्रा सर की आवाज है, आप फट से समझ जाते होंगे। वहीं दूसरे यूट्यूब चैनल में कोई दूसरे टीचर होंगे, उनकी आवाज आप समझ जाते होंगे। हो सकता है कि लाउडनेस और पिच एक जैसी हो, लेकिन क्वालिटी में अंतर होता है। तो जो क्वालिटी ऑफ साउंड का अंतर होता है ना, उसी से आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, यानी कि वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता यानी इक्वल लाउडनेस एंड समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। तो उस क्वालिटी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। अब एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी, ध्वनि की तीव्रता। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता किसी माध्यम के किसी बिंदु पर। अब यहां पर जरा डेफिनेशन को समझेंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे और आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, वो आप विंड ले लीजिए, हवा ले लीजिए, हवा एक माध्यम है। किसी माध्यम के किसी बिंदु पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उस बिंदु के इकाई क्षेत्रफल कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं भाई, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, तो क्या हो गया? ये उसकी यूनिट आपका एरिया हो गया। इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा परपेंडिकुलर ट्रांसफर होने वाली ऊर्जा के बराबर होता है। यहां पर फिर से एक बार वापस जाइए। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द एनर्जी, लास्ट में यही बोला ना। लेकिन ये एनर्जी कैसे बनता है? तो ये बनता ऐसे है कि जब किसी मीडियम से, किसी माध्यम से ध्वनि गुजरती है और वो जो माध्यम है उसका एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, उस यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर लंबवत होकर के जब ध्वनि गुजरती है प्रति इकाई क्षेत्रफल से, तो 1 सेकेंड में
1 सेकंड में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ध्वनि की तीव्रता हो जाती है, यूनिट ऑफ साउंड हो जाती है। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे भाई यूनिट क्या है इसकी, तो आप बताएंगे बेल, आप बताएंगे बेल, BEL बेल। तो अब भाई ऊर्जा होती तो ऊर्जा है तो फिर ऊर्जा के जैसा उसका यूनिट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। इसको वाट, वाट हो गया आपकी पावर, है ना, वाट, और पर यूनिट तो इसको बोल दीजिए मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बन गया, ऊर्जा है ना, तीव्रता क्या है, ऊर्जा, एनर्जी, तो इसका यूनिट भी एनर्जी जैसा होना चाहिए, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब मीटर को हमने ऊपर ले आए तो मीटर में क्या हो गया, पावर -2 लगा दिया, ये मैथमेटिक्स का नॉलेज हो गया आपका, है ना, पावर में -2 लगा दिया, तो वाट मीटर इनवर्स 2, या ठीक है ये नहीं याद रखना, मत रखिए, वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये तो बेल तो हो गया बड़ा यूनिट, छोटा यूनिट क्या होगा, डेसिबल, जो बहुत कॉमन होता है, शॉर्ट में लिखते हैं डीबी, शॉर्ट में डीबी, डेसिबल। तो डेसिबल बहुत कॉमन वर्ड हो जाता है ना, और ये जो है कई बार ऐसा होता है कि 95 डेसिबल से ज्यादा का साउंड अगर कान पे पड़ने लग जाए ना तो इंसान बहरा हो जाता है, समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता। इसीलिए एक मापदंड तय किया गया है कि 95 डेसिबल से ज्यादा की जो ध्वनि होगी वो जो है मनुष्य के लिए जो है सुनने योग्य नहीं होता, और अगर उसके कान पर लगातार 95 डेसिबल से ज्यादा का साउंड आता रहे तो ये उसके शरीर के लिए, उसकी मेंटल कंडीशन के लिए ठीक नहीं होगी। तो डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो बेल वाट पर मीटर स्क्वायर, इसी की छोटी यूनिट डेसिबल, डेसिबल मतलब बेल का 1/10 हिस्सा, 1/10 पार्ट ऑफ द बेल, दैट इज कॉल्ड डेसिबल। ये थोड़ा छोटी यूनिट हो गई। अब ये तीव्रता देखिए, तीव्रता कई चीजों से रिलेट करती है, डिस्टेंस से। मान लीजिए कोई सोर्स है, वो सोर्स हमसे कितनी दूरी पर है, इस पर तीव्रता निर्भर करती है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लिखा मैंने, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। जो तीव्रता होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, शॉर्ट में लिखिए आई लिख सकते हैं, यू कैन राइट आई इट। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, किसके डिस्टेंस के, सोर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। शब्दों में समझाना मुश्किल जाता है, कई बार ये फॉर्मूला काम आ जाता है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, तीव्रता यानी इंटेंसिटी व्यक्ति के कान पर, मनुष्य के कान पर उसकी तीव्रता उतनी ही कम प्रतीत होगी, क्योंकि डी स्क्वायर क्या है, नीचे, तो डी ज्यादा तो तीव्रता कम, डी कम तो तीव्रता ज्यादा, यानी कोई भी चीज पास में है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा आपको प्रतीत होगी। तो ये है आपका इंटेंसिटी। आयाम के साथ क्या संबंध है, एम्पलीट्यूड, साउंड में एम्पलीट्यूड भी होता है, ये भी हमने बताया आपको, वेव मोशन में आप जाकर के देख सकते हैं, हमने वहां पर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, है ना, वेवलेंथ, ये सारे चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे और भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की जब बात करेंगे तो इंटेंसिटी is directly proportional to the square of the amplitude of the sound। और अगर एम्पलीट्यूड A है तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, यानी ज्यादा एम्पलीट्यूड का अगर साउंड आ रहा है, ज्यादा एम्पलीट्यूड का अगर साउंड आ रहा है तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा नहीं, ज्यादा का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर जो है तीव्रता होगी। तो सरल भाषा में इसको यूं समझिए कि एम्पलीट्यूड इज मोर देन इंटेंसिटी इज मोर, इफ द सोर्स डिस्टेंस इज मोर देन इंटेंसिटी इज लेस। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा में देखिए, तीव्रता, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, यानी कि आवृत्ति। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां पर, ये आप देख सकते हैं यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या होगी, उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। एंड द लास्ट
डेंसिटी। इंटेंसिटी इज ऑल्सो रिलेटेड विथ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कोई भी माध्यम जिसकी डेंसिटी d है, दिस इज d मीन्स डेंसिटी, उस डेंसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या क्या चीज देखिए तीव्रता के लिए ज्यादा, मतलब तीव्रता को प्रभावित करती है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर डेंसिटी ज्यादा है उस मीडियम में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी या सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जिस सोर्स से साउंड जनरेट हो रहा है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर जो डिस्टेंस है, डेंसिटी नहीं डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा है सोर्स की तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है साउंड का तो भी क्या हो जाएगा? तीव्रता ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात आप समझ में आ गया। अब ये रिलेटेड होता है कई बार, ये जो लाउडनेस हमने पढ़ा है ना, लाउडनेस ऑफ द साउंड, जिसका आपको यूनिट बताया था फोन, है ना, उससे भी रिलेटेड रहता है। तो ये हम फॉर्मूले में आपको लिख देते हैं कि जो प्रबलता होती है ना, लाउडनेस ऑफ द साउंड होती है ना, वो इंटेंसिटी का एक लॉगरिथम है। यानी कि प्रबलता और इंटेंसिटी आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रबलता और इंटेंसिटी। प्रबलता क्या होती है? यानी ध्वनि का तेज या मंद सुनाई पड़ना, तेज या मंद सुनाई पड़ना। और इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी एक ऊर्जा होती है। इंटेंसिटी इज द एनर्जी। तो आखिर कोई भी चीज तेज या मंद क्यों सुनाई पड़ रही है? क्योंकि वो ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इस तरह से आपकी ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हो गई। तो ये बन गया लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई। ऐसा करके लिख सकते हैं, लेकिन सरल भाषा में आप ये समझिए कि प्रबलता और इंटेंसिटी आपस में संबंधित होती है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। अंतर कैसे है? तो देखिए, प्रबलता क्या है? ध्वनि का तेज या मंद सुनाई पड़ना है। अंतर भी बता देते हैं, रिलेशन तो है लेकिन डिफरेंस भी है। ध्वनि तेज सुनाई पड़ रहा है या कम सुनाई पड़ रहा है, ये आपका हो गया प्रबलता। और तीव्रता क्या है? तो एक ऊर्जा है। अभी शुरू में आपको बताया तीव्रता क्या है? इंटेंसिटी एक एनर्जी है। और ये और एक बात, प्रबलता जो होती है ना, ये एक तरह की एक चेतना, मतलब अवेयरनेस। एक ही व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति एक ही जगह पर खड़े हैं और वहां पर जब साउंड, किसी सोर्स से साउंड आता है तो वो सोर्स भी एक ही जगह है, लेकिन देखेंगे कि किसी व्यक्ति को वही साउंड जो है अच्छा सुनाई पड़ता है और किसी व्यक्ति को वही साउंड अच्छा सुनाई नहीं पड़ता है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये लाउडनेस से रिलेटेड है। तो प्रबलता जो होती है ना, ये चेतना संबंधी होती है। ये निर्भर करती है सुनने वालों के कान के सुग्राहिता पर, उनका कान कितना सेंसिटिव है, कितना एक्सेप्ट करता है चीजों को। तो प्रबलता का संबंध मनुष्य के कान की सुग्राहिता, उसकी सेंसिटिविटी या एक्सेप्टेंस पर निर्भर करता है। लेकिन भाई आप इसको, प्रबलता को मापना मुश्किल होता है। लाउडनेस को आप ऐसे नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन तीव्रता को मापा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड। और ये सुनने वाले के कान के सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करती है। भाई तीव्रता रहेगी, वो सबके लिए बराबर रहेगी। उसके बावजूद भी समान तीव्रता की ध्वनि अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग असर डालेगी। किसी व्यक्ति को उतनी ही तीव्रता की ध्वनि यानी उतनी ही ऊर्जा की ध्वनि ज्यादा प्रभावशाली लगेगी और किसी व्यक्ति को उतनी ही तीव्रता की ध्वनि कम प्रभावशाली लगेगी, कम प्रभावशाली लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाउडनेस होता है ना, ये एक तरीके से हमारे कान की सेंसिटिविटी यानी सुग्राहिता पर निर्भर करती है, जबकि तीव्रता जो है ये इसका सुग्राहिता, कान की सुग्राहिता से इसका संबंध नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बता दिया कि एक ही बिंदु पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए तीव्रता समान होती है, लेकिन प्रबलता में अंतर होता है। अब देखिए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक तो आपने पढ़ लिया, यानी कि आपने ध्वनि की सबसे पहले लाउडनेस, फिर उसके बाद पिच, फिर उसके बाद क्वालिटी, फिर उसके बाद ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी। अब इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, इको।
प्रतिध्वनि, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो इसको भी समझ लेते हैं। अब इको क्या होता है, कई जगहों पर इसका उपयोग देखते होंगे। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं जंगल में जा रहे हैं या किसी पहाड़ के पास जा रहे हैं, किसी कुएं के पास जा रहे हैं। अब जैसे आप कुएं के ऊपर जैसे मुड़े रहे और वहां से आप आवाज लगाएंगे, तो आप आवाज लगाएंगे, पता चला आपने कुछ बोला और थोड़ी देर के बाद वही आवाज आपको फिर से सुनाई पड़ेगा। अब ये कैसे हुआ, यही तो है इको, इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। आप कहीं जा रहे, एक बड़ा सा हॉल है ना, 25-30 मीटर लंबा चौड़ा हॉल है, वहां अकेले आप खड़े, आप आवाज लगाइए, जो आप बोलेंगे थोड़ी देर बाद आपको वही सुनाई पड़ेगा। ये क्या है, इको है। लेकिन ये फिजिक्स की थ्योरी के मुताबिक समझेंगे तो इसका मतलब ये होता है, देखिए कभी भी इको तभी जनरेट होता है जब सोर्स से जो साउंड आता है ना, यानी कि जो सोर्स है जिसने साउंड क्रिएट किया, और जो ऑब्स्टेकल है यानी जो अवरोध है, उससे टकरा करके जो साउंड आएगा वो 1/10 सेकेंड के बाद आना चाहिए। कितनी देर बाद आना चाहिए, 1/10। अब ऐसा क्यों, 1/10 की कंडीशन क्यों लगा दी, इसलिए क्योंकि हमारा जो कान है ना, वो किसी भी साउंड को जब सुनता है तो उस पर उसका इंपैक्ट 1/10 सेकेंड तक रहता है। कितने सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक। तो 1/10 सेकंड के बाद जब कोई साउंड रिपीट होके आएगा तो उसको वो फिर से वही साउंड सुनाई पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, इको हो गया, दैट इज कॉल्ड इको। अब इसको आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब यहां पर ये फॉर्मूले में हमने बता दिया कि ये जो परावर्तक सतह है, यानी जिस सतह से साउंड रिपेल होके रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है हमारे कान पे, वो और जहां पर हम खड़े हैं उस दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कम से कम 16.6 मीटर जरूर होना चाहिए, यानी कि 17 मीटर के आसपास होना चाहिए, ऑलमोस्ट 17 मीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है, 17 मीटर से कम है, 16.6 मीटर से कम है, तो आप इको नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए ये न्यूनतम दूरी का होना जरूरी है। अब ऐसा क्यों हमने बताया, ऐसा इसलिए बताया कि देखिए साउंड का जो सामान्य स्पीड होता है वो क्या होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। 1/10 सेकेंड में क्या होगा, साउंड कितनी दूर चलेगी, 1/10 सेकेंड में 332/10 मतलब कितना हो जाएगा, 33.2 मीटर। 1/10 सेकेंड में ये लगभग 33.2 मीटर चलेगा। अब 33.2 मीटर को दो हिस्सों में बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 16.6 मीटर जाना, यानी यहां पर अगर सोर्स है और यहां पर अगर वो गया, यहां ऑब्स्टेकल है, तो ये दोनों के बीच की दूरी 16.6 मीटर होना चाहिए। तो यहां गया और वापस आ गया, तो यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है ना, उसको वो साउंड क्या होगा, उसको वो साउंड 1/10 सेकेंड के बाद उसके कान पर आके लगेगा और उसको क्या प्रतीत होगा कि हाँ, जो मैंने बोला वही फिर सुनाई में आ रहा है, जो मैंने कहा वही सुनाई में आ रहा है, जो आवाज क्रिएट किया वही सुनाई में आ रहा है। इसी को इको कहते हैं। अब साउंड से संबंधित एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर महोदय ने दिया इस साउंड को समझने के लिए, तो नाम पड़ गया डॉपलर इफेक्ट। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, मैं सरल भाषा में आपको बताता हूं, वैसे ये फिजिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल होता है। एक सोर्स है, एक स्रोत है, एक श्रोता है यानी कि एक लिसनर है ना। एक स्रोत का मतलब क्या होता है, जहां पर साउंड क्रिएट होता है, और श्रोता मतलब क्या होता है, जो सुनता है। अब इन दोनों के बीच क्या हो रही है, आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन हो रहा है, यानी कि इनके बीच जो दूरी है वो बदल रही है। कभी साउंड जो है सोर्स के नजदीक आ जा रहा है, यानी कि जो सोर्स है वो सोर्स जो है वो लिसनर के नजदीक आ रहा है, और कभी ऐसा हो रहा है कि उससे दूर जा रहा है। ये आगे समझते हैं। तो स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है। तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है, अलग सुनाई पड़ती है। यानी कि अब इसको सरल भाषा में ये देखिए, जैसे आप स्टेशन पे खड़े हैं, अब प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आप, अब एक ट्रेन जो है वो आपसे समझिए कि 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है, या 10 किलोमीटर से दूर तो मुश्किल होता है, मान लीजिए 3 या 4 किलोमीटर दूर है। अब वहां से व्हिसिल देता है, आपको सुनाई आएगा। लेकिन जब वो दूर रहेगा ना तो आवाज आपको क्या होगा, कम धीमा सुनाई पड़ेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यार ट्रेन तो आ रही है। अब वो धीरे धीरे 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पे आए और ज्यादा तेज सुनाई पड़ेगी आवाज आपको, 1 किलोमीटर पे
पे आएगा तो वही हॉर्न आपको, वो जो हॉर्न देते हुए निकल रहा वो और तेज सुनाई पड़ेगा, और जब वो प्लेटफॉर्म से गुजरेगा तो एकदम मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। अब आपसे वो दूर जा रहा है, जैसे दूर जा रहा है तो क्या होगा, अब धीरे धीरे वो जो साउंड आ रहा था, जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी आप तक, क्या हो रही है, अब धीरे धीरे आपको धीमा सुनाई पड़ने लगेगा, और दूर जाएगा और धीमा सुनाई पड़ने। ऐसा क्यों? आपको अंदाजा लग जाता है कि कोई चीज हमसे कितना दूर है या कितना पास है। ये साउंड का एक यूज ही समझिए, ध्वनि का एक इस्तेमाल ही है। क्या होता है आखिर इसमें होता यह है कि मान लीजिए हम यहां पर एक पर्सन है, हम यहां खड़े हैं, ठीक है, एक पर्सन है। अब यहां पर कोई सोर्स है साउंड का, ये सोर्स यहां पर है, दिस इज द सोर्स ऑफ द साउंड। अब यहां पर जो साउंड क्रिएट होता है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और ये फ्रीक्वेंसी जो है हम तक पहुंच रही है। अगर ये स्थिर है और मान लीजिए ये 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी यहां से निकल रही है, तो ठीक है, हम तक 100 हर्ज पहुंचेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। या तो हम इसके नजदीक जा रहे हैं या ये हमारे नजदीक आ रहा है। तो क्या हो रहा है, अब यहां से 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी निकली और जरा पास में आया तो और 100 हर्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई, और पास आया तो और 100। तो एक साथ क्या होता है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे कान पर आने लग जाती है, बहुत सारी ध्वनि जो है हमारे कान पर इंपैक्ट डालने लग जाती है। तो वो कहने के लिए तो आप बोलेंगे भाई ये इतना इधर से जा रहा है वो, लेकिन वो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी वो तो ज्यादा आ रही ना आपके कान पर, उतनी नहीं आ रही जितनी 100 फ्रीक्वेंसी की वो ध्वनि जो क्रिएट कर रहा था उतनी नहीं आ रही, अब उससे कई गुना ज्यादा आ रही। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में 100, फिर दूसरे सेकंड में 100, फिर तीसरे सेकंड में 100, और वो सब आपके कान पे आते जा रहा है। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर कोई साउंड सोर्स व्यक्ति की तरफ आ रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, उसको ज्यादा तेज आवाज सुनाई पड़ेगी, और जब वही दूर जाते जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी और उसे धीमा सुनाई पड़ेगा। तो आपको पता चल जाता है कि कोई सोर्स हमारे नजदीक आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। यही जस्ट इसका उल्टा कर सकते हैं। अपेक्षिक गति है, मतलब रिलेटिव मोशन आपको करना है, तो आप या तो सोर्स के पास जाइए तो भी यही चीज होगा। सोर्स मान लीजिए स्थिर है और साउंड जनरेट कर रहा है, और आप सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा मिलने लगेगी। और अगर आप सोर्स स्थिर है और आप उससे दूर जा रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम मिलने लगेगी। तो इस तरह से ध्वनि की आवृत्ति जो है वो वास्तविक आवृत्ति से अलग हो जाती है। मतलब जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो सोर्स से निकल रहा है वो वैसा आप नहीं सुन रहे हैं, बल्कि कुछ अलग हटके सुन रहे हैं, जिसके कारण आपको कोई ध्वनि तेज या धीमी सुनाई पड़ रही है। तो ये जो घटना है इसी को हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे सरल भाषा में, जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात करते हैं मैक नंबर की। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर इज ए रेशियो। मैक नंबर एक अनुपात है। किसका अनुपात है? बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। एक मीडियम लेते हैं, मान लीजिए हवा है, वायु एक मीडियम है। अब इस मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी पिंड की चाल, उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में, मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है, प्रेशर को चेंज नहीं करना है और मीडियम को भी चेंज नहीं करना है, उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल को भी लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड को भी लेते हैं। तो अगर मीडियम एक ही है, इफ द मीडियम इज सेम, और परिस्थिति भी एक ही है, वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर भी एक ही है, ताप और दाब की परिस्थितियां भी एक ही है, तो आप क्या करेंगे कि पिंड की जो चाल है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ध्वनि की जो चाल है यानी कि स्पीड ऑफ द साउंड, इन दोनों का जो रेशियो आएगा ये क्या होगा? यही कहलाएगा मैक नंबर। अब यहां पर दो कंडीशन आएगी। अगर मैक नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैक नंबर 1 है तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, उस पिंड की जो चाल है और ध्वनि की चाल क्या हो गई? बराबर हो गई, है ना। यानी मैक नंबर इज इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन आता है कि मैक नंबर 1 कब होगा, तो मैक नंबर 1 तब होगा जब उस माध्यम में ऑब्जेक्ट की चाल और ध्वनि की चाल बराबर होगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की चाल ज्यादा हुई तो
तो ज्यादा हुई तो देखिए मैक नंबर अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब उस मीडियम में जिसमें ध्वनि की चाल जो है उस मीडियम में ध्वनि की चाल से उस ऑब्जेक्ट की चाल ज्यादा है, तो क्या हो गया, मैक नंबर मोर देन 1 हो गया। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सुपरसोनिक, उसको कहेंगे पराध्वनिक। क्या कहेंगे, पराध्वनिक। क्वेश्चन आ सकता है सुपरसोनिक कब होगी, तो आप सीधे आपका जवाब होगा व्हेन द मैक नंबर इज मोर देन 1, तो क्या हो जाएगा, उसे सुपरसोनिक कहेंगे। लेकिन अगर मैक नंबर 5 से ज्यादा हो गया, तो मोर देन 5 हो गया, तो क्या होगा, तो इसे हम सुपरसोनिक नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अतिध्वनिक, यानी कि हाइपरसोनिक। देन इट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक। आजकल बहुत से रॉकेट बनते हैं, बहुत सारे जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और जिनकी स्पीड जो है वो मैक नंबर से मतलब ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है, यहां तक कि 5 से भी ज्यादा होती है। ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हमारे बनाए जाते हैं, आजकल युद्ध के लिए बनाए जाते हैं और जो है अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे, तो वहां पर आपको ये जरूरत पड़ती है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की। तो अब यहां पर एक चीज और है, अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी रॉकेट या कोई भी एरोप्लेन अगर सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, सुपरसोनिक स्पीड चलने का मतलब क्या हुआ, मैक नंबर इज मोर देन 1। अगर सुपरसोनिक स्पीड से चलता है तो जानते हैं क्या होगा, उसके पीछे ऐसे जो है पूरा जो है वो क्लाउड बनता चला जाएगा, स्मोक का एक पूरा का पूरा स्मोक का क्लाउड बनता चला जाएगा। मेक्स कोनिकल डिस्टर्बेंसेस, एक कोनिकल यानी कि कैसे शंक्वाकार विक्षोभ पैदा करने लग जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब रॉकेट वगैरह जाता है उसके पीछे एक धुआं जैसी आकृति बन जाती है, कोनिकल डिस्टर्बेंस बन जाता है, और वो जो कोनिकल डिस्टर्बेंस होता है ना उसी को कहा जाता है शॉक वेव्स। शॉक वेव्स क्या होते हैं, शॉक वेव्स वो वेव्स होते हैं जब कोई रॉकेट या कोई भी पिंड ऑब्जेक्ट जब सुपरसोनिक स्पीड या उससे ज्यादा स्पीड से गति करती है तो वो अपने पीछे एक कोनिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं जिसे हम शॉक वेव्स कहते हैं। अब यहां पर साउंड की कैरेक्टरिस्टिक के सारी चीजें हमने यहां पर बताने का प्रयास किया, एक बार मैं फिर से आपको रिव्यू करा देता हूं। पहली चीज आपको लाउडनेस के बारे में बताया जिसकी एक यूनिट थी फॉन, और 40 फॉन बराबर होता है सोन, ठीक। और लाउडनेस में मैंने ये बताया कि आवाज जो है ये तेज या मंद सुनाई देना, ये इससे रिलेटेड है लाउडनेस। दूसरी चीज हमने बताई थी पिच। पिच जो है इसमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, अगर फ्रीक्वेंसी इज मोर तो हमें क्या होगा, ध्वनि पतली सुनाई पड़ेगी, यानी तारत्व अधिक होगा, ध्वनि पतली सुनाई पड़ेगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है यानी तारत्व कम है तो ध्वनि मोटी सुनाई पड़ेगी। मैंने इसको आपको मच्छर और शेर की दहाड़ यानी मच्छर की आवाज और शेर की दहाड़ के उदाहरण से समझाने का प्रयास किया था। तीसरी चीज हमने बताई थी क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड में क्या बताया था, वही दो ऊपर की चीजें समान है, लाउडनेस और पिच समान है, लेकिन उसके बाद भी आवाज में अंतर है। किस कारण से, क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण, ये भी आप समझ गए। फिर चौथी चीज आपको बताई थी हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या बताया हमने कि ये एक तरह की ऊर्जा है, दिस इज द एनर्जी, और इसको आप जो है वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एनर्जी है तो वाट पर मीटर स्क्वायर से आप इसे इसकी यूनिट को शो करते हैं जिसे कहते हैं बेल। और इसका बेल का 1/10 हिस्सा यानी छोटी यूनिट बनाएंगे तो उसको कहते हैं डेसिबल, ये भी आप समझ गए। फिर तीव्रता को हमने 2-3 फैक्टर्स के साथ जोड़ के दिखाया कि दूरी के साथ क्या है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके अलावा डेंसिटी से कैसा रिलेशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एम्पलीट्यूड के साथ कैसा रिलेशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी फॉर्मूला मैंने यहां पर बता दिया है। फिर इसको जो प्रबलता यानी लाउडनेस और जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है उसके बीच का रिलेशन आपको बता दिया, और साथ ही साथ डिफरेंस भी आपको बता दिया कि दोनों में अंतर क्या होता है। इसके बाद आपको हम ले गए इको वाले टॉपिक में, जिसमें आपको बताया मेन चीज ये है कि इको तभी क्रिएट होता है जब ऑब्स्टेकल यानी किसी अवरोध और साउंड के सोर्स के बीच कम से कम मिनिमम 16.6 मीटर या मान लीजिए उसको 17 मीटर की दूरी होगी तो इको क्रिएट होता है। डॉपलर इफेक्ट भी आपको मैंने बता दिया कि ये जो है
जो सोर्स होता है, साउंड के सोर्स, और जो लिसनर होता है यानी श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण जो आवृत्ति में यानी ध्वनि की आवृत्ति में जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उससे रिलेटेड ये थ्योरी है, जिसके कारण कि हमें आवाज जो है नजदीक आती हुई चीजों की आवाज ज्यादा आपको सुनाई पड़ती है, दूर जाते हुए चीजों की आवाज जो है थोड़ी धीमी होने ऐसी प्रतीत होती है कि वो दूर जा रही है और आपको धीमी सुनाई पड़ती है। इसके अलावा मैक नंबर के बारे में हमने बताया। मैक नंबर का संबंध क्या है? ये एक रेशियो है, जो रेशियो जो है किस किस के बीच, किसी मीडियम में उसी तापमान और दाब और परिस्थितियों में किसी ऑब्जेक्ट की गति और ध्वनि की जो गति होती है, उन दोनों के बीच का रेशियो है। अगर ये रेशियो यानी मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो उस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कहते हैं सुपरसोनिक, और अगर ये मैक नंबर 5 से ज्यादा है तो इसे कहते हैं हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक से ज्यादा स्पीड पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो वो क्रिएट करता है शॉक वेव्स, यानी अपने पीछे वो कोनिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इस तरह से हमने साउंड के कैरेक्टरिस्टिक को यहां पर समझ लिया है और साउंड से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण चीजें हमने आप तक लाने का प्रयास किया है। आपको हमारे ये लेक्चर्स अगर पसंद और अच्छे लगते हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और इस तरह से हम आपके सामने और भी महत्वपूर्ण वीडियोस लाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।